हमारे वो सितारे हैं जो हमें वक्त वक्त पर भारतीय होने का गर्व महसूस करने का मौका हमें देते हैं। कई मौकों पर आपने इनकी वजह से सीना चौड़ा कर जरूर कहा होगा कि ये हमारे देश से है, ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ का। और शुरुआत इस पैनल में हमारे साथ एकता बिष्ट है। मैं आपसे इसीलिए शुरुआत करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बीड़ी बनाती थी और उसी से उन्होंने 10 रुपए का रैकेट मुझे खरीद के दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो बीड़ी बनाती थी और जब मुझे पहला रैकेट उन्होंने मुझे दिया और नॉलेज ना होने की वजह से जो रैकेट न्यू 10 का आता था मैंने पुराना खरीदा किसी और कि इस रेस वॉक को जानते नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अभी भी मैं गांव में जब वॉकिंग करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ तभी बहुत सारे बच्चे हंसते भी हैं कि ये ऐसे क्यों चलता है, इस टाइप की बोला ये लेडीज टाइप में क्यों। जैसा इन्होंने कहा कि बहुत स्लो है प्रोसेस और मुझे लगता है कि जितना ग्रासरूट लेवल पे उत्तराखंड में काम करना शुरू किया जाए तो आगे आकर के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सर्वोपरि देश को माना जाता है, उसके बाद आपका क्षेत्र, आपका समाज और तब आता है आपका अपना प्रोफेशन, आपकी अपनी योग्यता, आपका अपना व्यवसाय। तो एज ए व्यवसाय मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते सैनिकों के पे पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं, वीडियोज बनाते हैं, उन पे पेंशन और ORP संबंधी विसंगतियों को दर्शाते हैं। लेकिन साथ ही उत्तराखंड का निवासी होने के नाते उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट, परिस्थितियां, समाज और यहाँ की विकास तथा पलायन, जागरूकता और प्राचीन और दैवीय मान्यताओं को भी बीच बीच में बताते रहते हैं, दर्शाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आज बात करते हैं कि विकट परिस्थितियों और भौगोलिक बनावट की असमानताओं के बावजूद उत्तराखंड के खेल सितारों ने किस प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले यह बताना जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है, कुछ नया करता है, कुछ विशेष करता है, औरों से हट कर करता है, तो सबसे पहले उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनका विरोध होता है। ये आपके सफलता का पहला सूचक है, इसे जरूर याद रखें। सबसे पहले उन विरोधियों को, मजाक उड़ाने वालों को आपने अपने प्रदर्शन से किस प्रकार जवाब देना है और एक गली मोहल्ले से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक किस प्रकार से प्रसिद्धि हासिल करनी है। इसी जागरूकता, इसी प्रेरणा और व्यवसाय क्षेत्र आपका कुछ भी हो, लेकिन ये एक मूल मंत्र है और इसी प्रेरणा को सुनिए उत्तराखंड के खेल सितारों की खुद की जुबानी, उनके सफलता, संघर्ष, सामाजिक परिस्थितियां और विषमताओं से लेकर के सफलता तक के स्तर को सुनिए। खेल और खिलाड़ियों की जुबानी स्वयं और एक प्रेरणादायक कहानी, और देखते रहे विजय पथ। हमारे वो सितारे हैं जो हमें वक्त वक्त पर भारतीय होने का गर्व महसूस करने का मौका हमें देते हैं। कई मौकों पर आपने इनकी वजह से सीना चौड़ा कर जरूर कहा होगा कि ये हमारे देश से है, ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ का। और शुरुआत इस पैनल में हमारे साथ एकता बिष्ट है। मैं आपसे इसीलिए शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि पहली अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आप उत्तराखंड की, और कहते हैं कि जो पहला होता है उसका संघर्ष भी सबसे ज्यादा होता है। वो संघर्ष की कहानी क्या है? क्योंकि आपने रास्ता बनाया जिस पर आज बहुत सारे खिलाड़ी चल रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो संघर्ष क्या है इतना। वैसे तो मैं क्रिकेट बचपन से खेलती थी, पर जब मैं 2001 में अलमोड़ा स्टेडियम में गई तो वहाँ सारे गेम मल्टीपर्पज, सारा मतलब ग्राउंड पे मल्टीपर्पज है, सब सारे गेम होते हैं। और एक वहाँ पर क्रिकेट के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर विकेट नहीं है जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकें या कुछ करें। सबसे पहले स्ट्रगल तो वैसे स्टार्ट हुआ था कि टर्फ विकेट नहीं था। और जैसे मैं इतनी बड़ी फैमिली से थी, मिडिल क्लास से हूँ, तो
अभी स्पाइक्स वगैरह ये सब का मतलब स्ट्रगल था, पर मेरे कोच यादव अली खान, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। कभी भी कुछ भी जरूरत होती थी वो मुझे ला के दे देते थे। पर फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और आगे निकले तो पता चलता कि हमारे अल्मोड़ा में क्या क्या कमियाँ हैं, फिर उसको कैसे करा जाए, ये सब हमें लगता है अभी स्ट्रगल लगता है, पर उस टाइम पे हम ये चीज़ इंजॉय भी करते थे। और सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे लगता है जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि 2011 में मैंने डेब्यू किया था, और उस टाइम पे क्रिकेट को इतना कोई पहचानता नहीं था, वुमेन्स क्रिकेट को कोई इतना पहचानता नहीं था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है। तो 2011 में ही मेरी जॉब भी लगी थी, तो मैं कानपुर गई थी। कानपुर में मुझे जॉब भी करनी है, अपने लिए खाना भी बनाना है और ये सब की चीज़ भी करनी है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और ग्राउंड जाती थी, फिर वहाँ से आके ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर लंच। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि वो 3 साल मैं 3 साल कंटिन्यू 4 बजे उठती थी और ब्रेकफास्ट लंच सब बना के फिर प्रैक्टिस करती थी। और बाकी तो भगवान ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो मतलब स्ट्रगल में साथ देते हैं हमेशा। तो मेरे को काफ़ी ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे को हमेशा स्ट्रगल में साथ दिया है। कभी भी मेरे को कोई परेशानी होती थी, मतलब कोई भगवान ऐसे ना ऐसे किसी को भेजते थे। अल्मोड़ा से कितनी लड़कियों ने यही कोशिश की या कितनी लड़कियां खेल में आगे बढ़ पाई हैं, अगर आप बताना चाहें? क्योंकि महिलाओं के लिए, देखिए पुरुषों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि संघर्ष नहीं होता, यहाँ जितने भी पुरुष हमारे साथ बैठे हुए इस पैनल में सबका अपना अपना संघर्ष है, पर महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बारे में आप बताना चाहें? संघर्ष तो सभी के लिए बराबर होता है। संघर्ष में मैं वही जो कहती कि अगर कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला मिले तो संघर्ष भी इजी रहता है। पर अल्मोड़ा में भी काफी लड़कियां खेलती हैं, अभी जैसे उत्तराखंड में एसोसिएशन मिली है तो काफी आगे निकल भी रही है, और उस टाइम पे भी काफी खेलती थी। पर वही है कि जैसे मेरी मेहनत कुछ उनसे ज्यादा थी तो मैं आगे निकल गई, और मैं जहाँ पर भी गई मुझे आगे चांस मिला। मैंने यूपी में खेला तो यूपी से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट दिया। और अभी उत्तराखंड सिर्फ अल्मोड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बहुत लड़कियां हैं, और आने वाले टाइम पे यहाँ से मुझे लगता है काफी लोग जो प्लेयर्स हैं इंडिया खेलेंगे, और क्रिकेट का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। चलिए आगे मैं सभी जानते हैं, देखिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई पदक अपने नाम कर चुके हैं, और इसमें इनकी मेहनत क्या रही वही आज मैं आपसे समझना चाहूंगी। क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हालातों को आपने भी देखा, बहुत चुनौतियों का सामना करा, क्या चुनौतियां रही और कैसा संघर्ष आपका? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स ही थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं आगे भी खेल रहा हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज का सभी को पता है कि कैसा रहता है। सारे पेरेंट्स का एक ही सपना रहता है कि जो आपका बच्चा है, बच्ची है, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कुछ तरक्की करे। तो स्पोर्ट्स की तरफ जो ध्यान था वो बहुत कम था। हमारा ऐसा था कि पूरे दिन खेलना था। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा और बचपन से ही खेलता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि जलस मेरे मन में थोड़ी ज्यादा थी, और जलस मेरी मम्मी ने 2 चीज मुझे सिखाई है, और वो मैं अभी भी याद रखता हूँ कि कुछ भी बनने से पहले एक आप अच्छा इंसान बनिए, और दूसरा जलस 2 टाइप्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पेन खरीदा, मैं कभी ना कहूँ कि वो पेन बेकार है, मेरा काम ये रहेगा कि मैं उससे अच्छा पेन खरीदूं। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि आप जलस रखिए, और जलस पॉजिटिव वे में रखिए कि आपको उससे बेटर करना है, ना कि उन्होंने जो चीज करा है उसमें खामियां निकाली। तो मेरा जो बैडमिंटन में पड़ाव रहा वो जलस ही था कि जब रैकेट्स आए सबके लिए, जॉइंट फैमिली में रहते थे, और मेरे लिए नहीं आया, तो मेरा पहला जलस वही था कि मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो ब्रदर्स है, उनको मैं सबसे पहले हराऊं। और मेरा वो सफर में आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 रुपए के रैकेट से स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में वर्ल्ड के बेस्ट रैकेट मेरे पास है। तो वो सफर और आज के सफर में मम्मी के साड़ी को नेट बनाने के लेकर आज के यूनेक्स के महंगे महंगे कोर्टों में खेलने तक का सफर आज यहाँ तक पहुंचाने में एक ही चीज है, वो है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, और वो नहीं होता तो सच में मैं आज यहाँ नहीं होता। दूसरी चीज कि लोग इग्नोर बहुत करते हैं, एक दिव्यांग होना और साथ में स्पोर्ट पर्सन होना, ये बहुत चुनौती रहता है।
और मेरे लाइफ में भी यही था कि मैं पहले नॉर्मल कैटेगरीज में खेलता था। 2010 की बात है, मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने गया अल्मोड़ा, और जब मेरा क्वार्टर फाइनल चल रहा था तो लक्ष्य सेन के फादर सभी जानते हैं, डीके सेन साहब, वो मिले। सर मुझे कहते हैं कि तुम एबल में खेलते हो, पैरा में ट्राई क्यों नहीं करते हो? पहली बार मैंने उनसे पूछा सर पैरा क्या होता है? मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज की इतनी कमी थी हमारे अंदर कि हमें पता ही नहीं था। और मुझे लगता है अभी भी पूरे इंडिया में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि पैरा गेम्स क्या होता है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान टाइम में खास करके पैरालंपिक के बाद लोग काफी जुड़े हैं। बहुत बच्चे ऐसे हमसे मिलते हैं कि हम भी आगे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, बाकी चीजों में हो। तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव रहा, और ये इसमें सबसे बड़ा माध्यम मैं मीडिया को देता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2010 में जब मुझे डीके सेन साहब मिले, पैरा के बारे में बताया, फिर मैं अब मेरे जो कोच है, जो गुरु हैं अभी गौरव खन्ना जी, और उनके माध्यम से आज मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, अर्जुन अवार्ड जीता, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका था, कोई वर्ल्ड नंबर 5। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे कि अभी एकता जी ने बात करी है, वही बात है कि आपके प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग आते हैं। क्या देख रहे हैं आप उत्तराखंड के खेल को कितना? मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ से जो खेल स्पर्धाएं हैं वो निखरते तो आ रही हैं, लेकिन बहुत स्लो आ रही है, क्योंकि जो पहाड़ एरिया है, जो बीच है, वहाँ प्रतिभावान व्यक्ति बहुत हैं, बच्चे हैं बहुत हैं, लेकिन उनको एक माहौल नहीं मिल पाता। जैसा इन्होंने कहा कि बहुत स्लो है प्रोसेस, और मुझे लगता है कि जितना ग्रासरूट लेवल पे उत्तराखंड में काम करना शुरू किया जाए तो आगे आकर के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जैसे जहाँ तक कि उत्तराखंड में भी नेशनल गेम्स होने हैं अगले, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक उन स्टेडियम्स में प्रैक्टिस नहीं शुरू हुई है। तो अगर आपका उत्तराखंड का ही खिलाड़ी अपने स्टेडियम्स में साल भर प्रैक्टिस ना करके खेल पाया तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस साल आपको बढ़ा देगा जी रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या जरूरत है, स्पेशली लड़कियों के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या लगता है आपको, क्या सुधार होने चाहिए जहां पर हम चूक रहे? सबसे पहले तो एक मतलब गर्ल्स के लिए जैसे बॉयज हॉस्टल वगैरह, गर्ल्स के लिए भी स्पोर्ट्स हॉस्टल होना चाहिए। और उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड में जॉब मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उससे उनका मतलब ध्यान उस पर ना जाए। क्योंकि चाय की दुकान चलाते थे और बहुत छोटा सा परिवार आपका, बहुत छोटी सी फैमिली, मिडिल क्लास में भी, जो हम कहते हैं कि संघर्षों को, इतने संघर्ष होते हैं कि किसी एक दो के बारे में तो क्या ही बात किया जाए। आप कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? आपके माता पिता का संघर्ष कैसे आपको आगे ले जाने में आज कार्य साहब? एक बार फर्स्ट टाइम जब मेरा अंडर 19 पाकिस्तान जाने की थी तो उसके लिए सिलेक्शन था, तब 10th लगने वाला था, तो उसके लिए फ्लाइट मुझसे कराई थी, 10,000 चाहिए था। तो हमारे पास 10,000 थे नहीं, तो मम्मी मतलब सब जगह मांग रही थी उस टाइम। तो उस टाइम पे लगा था कि अभी कि कुछ करना है कि आगे ऐसे मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये वो एक चीज है जो मुझे बहुत मोटिवेट करी उसने, मतलब उस बात में कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। फिर वो पैसे मेरे चाचा ने दिए बाद में, पर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। कभी भी अगर मैं कि मेरी मम्मी बीड़ी बनाती थी और उसी से उन्होंने 10 रुपए का रैकेट मुझे खरीद के दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो बीड़ी बनाती थी और जब मुझे पहला रैकेट उन्होंने मुझे दिया, और नॉलेज ना होने की वजह से जो रैकेट न्यू 10 का आता था मैंने पुराना खरीदा किसी और से, और जेलस था कि जिन लोगों को रैकेट मिला था मुझे उनको हराना था। जब उनको हराया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और खेलता गया। आउटडोर्स गेम होते थे पहले जब हम लोग खेलते आते थे, आप बिलीव इस चीज का था कि मुझे कुछ करना है, और खास करके उन लोगों के लिए जरूर करना था जो मुझे कुछ नहीं समझते थे। इम्पोर्टेंट उसमें यह था कि 2012 में जब मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट लगा फ्रांस में, और जब मुझे फ्रांस जाना था और मेरे अपने मतलब घर को गिरवी रख के जाना पड़ा, और मेरी मम्मी खुद पेशेंट थी, कैंसर की, वो हॉस्पिटल से स्पेशली मेरे लिए छुट्टी लेकर आई। और मतलब मुझे हमारे जो हिंदू रिवाज में है कि दही शक्कर खिलाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, तो मुझे खिला के जब भेजा, और
मैं बोलते हुए इमोशन हो रहा हूँ कि जब मैं फाइनल का फर्स्ट सेट हारा फ्रांस में, तो सेकंड सेट में लोग बहुत कुछ सोचते हैं। मुझे सिर्फ अपने मम्मी की शक्ल याद आ रही थी, उनका वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, और उनकी वजह से ही मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव जितने भी रहे सारे सक्सेस उनकी वजह से हुए, क्योंकि मैंने कि इस रेस वॉक को जानते नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अभी भी मैं गांव में जब वॉकिंग करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, तभी बहुत सारे बच्चे हंसते भी हैं कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, इस टाइप की बोला ये लेडीज टाइप में क्यों चल रहा है, क्योंकि गांव में पता नहीं है। और जबकि सबसे ज्यादा अभी जो उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा ओलंपिक के लिए हो या जो फेमस इवेंट हो रहा है एथलेटिक्स में, वो रेस वॉकिंग ही है। रेस वॉकिंग इवेंट जैसे मनीष राउत हो गया, या अभी परमजीत ने भी ओलंपिक क्वालिफाई किया, मनीष राउत की, मानसी ने की है। और जो हमारे रिसेंटली नेशनल गेम्स 2022 है, उसमें हमारे उत्तराखंड के 5 या 6 मेडल जो थे नेशनल गेम्स में वॉकिंग, रेस वॉकिंग में ही थे। लेकिन इसको फिर भी इतना ज्यादा जानते नहीं है। आपको क्लिक कहाँ से हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं उसके बाद जब मैं आर्मी में भर्ती हो गया, तो उसके बाद मेरे को एक बार पूना, मतलब मैं जब ऐसे अंडर 18 के आसपास खेलता था, तो पूना से एक टीम आई थी, उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल भेज रखा था कि किस चीज में कहीं जनरल जैसे मतलब ट्रेनिंग होती है, और हम ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था कि उस बच्चों को सिलेक्ट करके स्पोर्ट्स में भेजा जाए। तो मैं जनरली ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं भी वही ट्रायल दिया, तो मेरा सिलेक्शन वहीं से शुरू हुआ। मैं 2005 में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पूना में गया, तो पहली बार मैंने ट्रैक देखा, जो सिंथेटिक ट्रैक होता है 2005 में पहली बार देखा, और वहीं से मैंने रेस वॉकिंग स्टार्ट की। बोला वॉकिंग करना है, मैं बोला वो क्या होता है, मेरे को खुद भी नहीं पता था रेस वॉकिंग होती क्या है। तो बोला पैदल चलना होता है, तो उसी चीज को मैं बोला ठीक है। हाँ, मैंने तो लगा होगा पैदल ही तो चलना है, चल लेंगे। पहाड़ों में तो आदत होती है। रास्ते में सबसे बड़ी पहले यही मेंटेलिटी होती है कि पैदल ही तो चलना है। स्कूल भी जाते थे, 5-10 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो बोला जल्दी जल्दी जाके आते थे, जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तो वहां से जब मैंने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम में मैंने जैसे ही मेरा मेडल आने शुरू हुए, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया 1 साल 1.5 साल मेडल नहीं आए, तो एक बार बहुत लूज हुआ कि भाई मेंटली मतलब प्रेशर आया कि यार नहीं होता शायद। क्योंकि जब उस किसी भी इवेंट के अंदर घुसो, तो वहां जाके पता चलता है कि इसमें कॉम्पिटिशन कितना है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है यार ये इवेंट बहुत अच्छा है, इसमें शायद आसानी है। लेकिन किसी भी इवेंट, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 42 किलोमीटर मैराथन, मैंने 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग भी किया है, मैं 50 किलोमीटर रेस वॉक किया हूँ, नेशनल मेडल लिए, इंटरनेशनल मैंने 5 से वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। लेकिन जब मैं उसके अंदर गया, तब मेरे को पता चला कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है और इसमें कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो 2005-6 से स्टार्ट करके 7 में मैंने नेशनल गेम्स खेला, गुवाहाटी वाला, उसमें मैं मतलब 6th पोजीशन में था। 2 साल मैंने कंटिन्यू, 1.5 साल तक मैं घर नहीं गया। मैंने 2007 नेशनल गेम्स में जब मैं 5वीं पोजीशन में आया, तो मेरे को नेशनल कैंप्स में सिलेक्शन मिल गया। तो उसके बाद से मैंने फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार मेहनत करता रहा। और 2008 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था, जो रशिया में था। बहुत कुछ आपने नई बातें बताई, मेरी भी जानकारी बढ़ाई और हमारे दर्शकों की भी बढ़ाई होगी। अब मैं यहाँ पर विशेष भिगवंशी जी, आप, क्योंकि आपने 13 सालों से आप कैप्टन हैं बास्केटबॉल टीम के, और 13 सालों तक मतलब उस जगह पर बने रहना, किसी एक मुकाम को हासिल कर लेना, लेकिन उस जगह पर बने रहना, और बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते होंगे। तो ये सफर आपका कैसा रहा? जी, काफी रोमांचक सफर था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, जहाँ फादर टीचर थे, मदर टीचर थी, और पूरा पढ़ाई का वो था, माहौल था घर के अंदर। और छोटे बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह मैं भी कोई सभी बच्चों से, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी खेल लेना करता था। फिर मेरे भाई विभोर ने मुझे बोला कि नहीं बास्केटबॉल खेलो, वो खुद खेलते थे, तो वो मुझे लेके गया बास्केटबॉल फील्ड पे। और 1 महीने खेलने के बाद ही मैंने अपनी पहली चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली। और 2000 में मैंने खेलना शुरू किया, 2006 में मैं पहली बार इंडियन टीम में भी खेला। और मुझे आज भी याद है, मेरे भाई ने मुझे 2006 में इंडियन टीम में खेलने के बाद एक ही बात बोली थी कि देखो, खेलते तो बहुत सारे खिलाड़ी इंडिया में जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार 2 बार, कई लोग 5-6 बार करते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो देश के लिए मतलब अच्छा खेले, लंबा खेले, और अपना नाम इतना बड़ा कर ले कि भाई आने वाली अगली पीढ़ी भी तुमको याद रखे कि नहीं, कोई खिलाड़ी था जो खेल के गया है। तो मतलब वो बात मुझे इतनी चुभी थी कि मतलब 2006 से मैं आज तक लगातार इंडियन टीम में खेल रहा हूँ।